पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे डीबीएमएस की लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट डीबीएमएस के अंदर 4 तरह की लैंग्वेज होती हैं, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल और टीसीएल। हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आती है डीडीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का यूज़ डाटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो डाटा की डेफिनेशन होती है, लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए डीडीएल का यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज करते हैं? डाटा का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए डीडीएल का यूज किया जाता है। डीडीएल का यूज़ डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस डिज़ाइनर के द्वारा किया जाता है। जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, उनके द्वारा डीडीएल का यूज़ किया जाता है। डीडीएल का यूज़ डाटाबेस में टेबल, स्कीमा, इंडेक्स, कंस्ट्रेंट आदि को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो डाटाबेस होता है उसके अंदर कोई टेबल बनानी हो, कोई स्कीमा क्रिएट करना, कोई इंडेक्सिंग करनी हो, उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगानी हो, तब हम डीडीएल का यूज़ करते हैं। स्कीमा एक डाटाबेस की ओवरऑल डिज़ाइन होती है और कंस्ट्रेंट उस पर लागू होने वाले रूल होते हैं। डीडीएल को मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे टेबल या स्कीमा की संख्या। डीडीएल का यूज कहाँ किया जाता है? मेटा डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में डीडीएल के अंदर कौन कौन से मेन ऑपरेशन होंगे उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट, इतने इसके अंदर टोटल ऑपरेशन होते हैं। एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट चलते हैं हम क्रिएट पे। डीडीएल के अंदर क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ डेटाबेस को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। जो क्रिएट स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ डेटाबेस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। डीडीएल में अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किया जाता है। जो अल्टर का स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है? जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करता है। डीडीएल में ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जो आपने डाटा स्ट्रक्चर बनाया है, यदि उसको आपको ड्रॉप यूज़ करोगे तो डाटा स्ट्रक्चर को वो डिलीट कर देगा पूरे को। डीडीएल में ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज़ टेबल को सभी रिकॉर्डों को खाली करने के लिए किया जाता है। जो एक टेबल के अंदर से सभी रिकॉर्ड होते हैं उसको खाली करना हो, आपको उसको मिटाना हो, तब हम ट्रंकेट का यूज करते हैं। यदि पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही आपको डिलीट करना हो तब आप ड्रॉप यूज करोगे। और यदि टेबल के अंदर जितने डेटा हैं पूरी टेबल ही आपको डिलीट करनी हो, टेबल का जो बना हुआ ढांचा उसी को ही आपको मिटाना हो, तब आप यूज करोगे ड्रॉप। और यदि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हैं उनको डिलीट करना हो तब आप यूज करोगे ट्रंकेट। और यदि उसमें से सिंगल आपको डिलीट करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे डिलीट, जो आगे आएगी कमांड। डीडीएल में रीनेम स्टेटमेंट का यूज ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए किया जाता है। डीडीएल में कमेंट स्टेटमेंट का यूज़ डाटा डिक्शनरी पर कमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कमेंट स्टेटमेंट है तो उसका यूज़ किया जाएगा, जो डिक्शनरी होती है उस पर कमेंट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ कहाँ किया जाता है? डीएमएल का यूज़ डाटाबेस में डाटा को एक्सेस टाइप को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहाँ यूज़ की जाती है? डाटा को मैनिपुलेट करना हो तब हम उसके रिगार्डिंग कमांड यूज़ करते हैं। डीएमएल यूज़र को डेटाबेस से डाटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव करने के लिए अलाउ करता है। यदि आपको डेटाबेस में कोई डाटा इंसर्ट करना है, उसको अपडेट करना है या उसको डिलीट करना है या उसको रिट्रीव करना है बार बार, तो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ करोगे। डीएमएल को क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, कि जो क्वेरी होती है आदमी बार बार देखने के लिए यूज़ करता है, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, उसमें इंसर्ट वगैरह करने के लिए यूज़ करता है, तो उसको हम क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। डीएमएल पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? अभी जो बताए थे, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। सबसे फर्स्ट डीएमएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट क्या काम करता है? किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में। यूज़ डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। जो डाटा आप इसमें इंसर्ट करते हो उसको आपको देखना हो तो सबसे फर्स्ट उस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड यूज की जाती है। डीएमएल में इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यदि कोई डेटा आपको इंसर्ट करना हो टेबल में तो आप कौन से का यूज़ करोगे? इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करोगे।
DML में अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि टेबल में डेटा आपको अपडेट करना है तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करोगे? अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करोगी। DML में डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ किसी टेबल के सभी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करोगी। यदि आपको टोटल रिकॉर्ड उसमें से डिलीट करने हैं तो आप इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करोगे? डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करोगी। DML में मर्ज अपसेट स्टेटमेंट, यदि दो को आप जोड़ दो एक साथ, अपडेट और इंसर्ट दोनों को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? मर्ज बन जाएगा। मर्ज अपसेट बोलेंगे उसको। दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करता है, तो इस तरीके से दो को कंबाइन करके एक ऑपरेशन बना दिया जाता है, तो एक नई कमांड बन जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कॉल का यूज़ SQL में जावा सब प्रोग्रामिंग को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि कॉल कमांड का यूज़ किया जाता है तो वो क्या काम करती है? तो जावा सब प्रोग्रामिंग को कॉल करने के लिए यूज़ होती है। थर्ड आती है अपने पास में DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो क्या काम करती है? डाटा को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि किसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना होता तो आप क्या करते हो? उसको अधिकार देते हो कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो। तो इसी तरीके से DCL में ग्रांट और रिवोक कमांड का यूज़ होता है। एक कमांड यूज़ होती है ग्रांट, दूसरी कमांड यूज़ होती है रिवोक। सबसे फर्स्ट डेटाबेस में राइट्स परमिशन देने के लिए ग्रांट तथा वापस लेने के लिए रिवोक का यूज DCL में किया जाता है। सबसे फर्स्ट यदि आपको कोई ग्रांट देनी हो या उसमें रिवोक करना हो वापस, मतलब कि आपने उसके लिए अलाउ किया और आपने वापस हटा ली हो कमांड, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ करोगे। राइट और परमिशन देने के लिए, ग्रांट देने के लिए आप डेटाबेस में इसका यूज़ करोगे और वापस लेने के लिए रिवोक का यूज़ करोगे। डेटाबेस में स्टोर डेटा को एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज़ किया जाता है। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करने कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट ग्रांट डेटाबेस के लिए यूज़र को प्रिविलेज प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेटाबेस में यूज़र्स है उसको प्रिविलेज आपको प्रदान करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ग्रांट यूज़ करोगे। रिवोक ग्रांट कमांड द्वारा दी गई यूज़र एक्सेस को प्रिविलेज विशेष अधिकार को वापस लेने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी? रिवोक कमांड यूज होगी। चौथी लैंग्वेज आती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सके उसकी लैंग्वेज होती है, उसको हम TCL बोलते हैं। TCL में DML द्वारा दिए गए चेंजेस को रन करने के लिए TCL का यूज किया जाता है। जो आपने इसके अंदर जो DML को जो चेंजमेंट दिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो आपने कमांड वगैरह दी उसका यूज करने के लिए TCL का यूज किया जाता है। TCL का यूज किया DML कमांड जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के साथ ही किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है उसका यूज़ आप किसके साथ में करते हो? जो DML की कमांड्स होती हैं उन्हीं के साथ उसका यूज़ ज़्यादा होता है। कमांड यूज़र TCL कमिट और रोल बैक होती हैं। जो कमांड यूज़र होती हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर कमिट और रोल बैक दो मेन कमांड होती हैं। एक तीसरी होती है सेव पॉइंट भी होती है, वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। कमिट का यूज़ होता है, कमिट ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए यूज़ किया जाती है। यदि आपने कमिट कर दिया किसी को ट्रांजैक्शन को तो वो ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए यूज़ करें। कमिट कमांड एक लास्ट कमिट या रोल बैक के बाद सभी ट्रांजैक्शंस को डेटाबेस में सेव करती है। जो क्या करती है कमिट कमांड होती है, एक लास्ट कमिट करती है, रोल बैक के बाद में सभी ट्रांजैक्शंस को डेटाबेस में सेव कर देती है। सेकेंड आता है रोल बैक। रोल बैक क्या काम करता है? ये लास्ट कमिट के बाद में ओरिजिनल डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो लास्ट कमिट के बाद में ओरिजिनल डेटाबेस है उसको रिस्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रोल बैक का यूज़ किया जाता है। यह कमांड केवल ट्रांजैक्शंस को अंडू करने के लिए यूज किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको अंडू करना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं? रोल बैक का यूज करते हैं। उसके बाद में थर्ड कमांड आती है इसी में सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का यूज़ रोल बैक के साथ में किया जाता है। जो रोल बैक होती है उसी के साथ में ये उसको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस में चेंजेस पॉइंटेड को मार्क एज सेव कमांड के साथ में यूज किया जाता है। तो मेन तो इसके अंदर दो ही आपको मिलेंगी, कमिट और रोल बैक।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इसका डाटा मॉडल इन द डीबीएमएस। डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर डेटा मॉडल कौन कौन से होते हैं उसका हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट इट डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस ऑफ ईच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। यदि डिस्क्राइब करें डेटा लेवल को डेटाबेस के अंदर, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर तो डेटा मॉडल का यूज होता है। इट डिफाइन हाउ टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड। ये डिफाइन करता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेटाबेस को कैसे मॉडल करोगी। इट डिफाइन हाउ टू डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसीड स्टोर इनसाइड द सिस्टम्स। ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेटा होगा वो कैसे कनेक्टेड होगा और कैसे उसके अंदर प्रोसेस होगा और कैसे उस डेटा को स्टोर करेगा, उसका पूरा बताता है। टाइप ऑफ डेटा मॉडल, कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट डेटा मॉडल्स होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। सेकंड होता है ER मॉडल भी बोलते हैं उसको, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल बोलते हैं उसको। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, जो ऑब्जेक्ट पे बेस होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होता है। फोर्थ होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, जो स्ट्रक्चर होता है सेमी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। फिफ्थ होता है ऑर्डर मॉडल, जिसको हिरार्किकल मॉडल भी बोलते हैं, नेटवर्क मॉडल भी बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है, हिरार्की पे डिपेंड करता है, ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि क्या नेटवर्क होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसमें सबसे फर्स्ट आता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के अंदर आप पढ़ोगे दिस मॉडल वाज इनिशियली डिस्क्राइब बाय द एडगर एफ कोड इन 1969। तो रिलेशनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एडगर एफ कोड नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था। दिस मॉडल वाज यूज फर्स्ट टाइम इन द डेटाबेस बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी USA की, उसके द्वारा इसे फर्स्ट टाइम पे यूज किया है। इट यूजेज कलेक्शन ऑफ टेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग दोज डेटा। ये क्या काम करता है, जो कलेक्शन करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का और उसके अंदर बीच में जो डेटा होते हैं उसके डिफाइन करने का, जैसे कि रिलेशनशिप को डिफाइन कर सके उन डेटा के बीच के अंदर, तो ये रिलेशनशिप मॉडल के अंदर होता है। डेटा इज स्टोर इन द टेबल कॉल्ड रिलेशन, जो टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको हम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उसमें रिलेशन होता है। इस टेबल ऑफ ग्रुप ऑफ ए कॉलम एंड रो वेयर कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट एंड एंटिटी एंड रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड या टपल। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक टेबल दे रखी है अपने को, जो इसके अंदर टेबल में स्टूडेंट हैं सबसे फर्स्ट, उसमें ऊपर की साइड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, एक बार आप देख लीजिए। और इसके अंदर फिर जो डेटा इंसर्ट कर रखे हैं वो डेटा आप देख लेना। सबसे फर्स्ट टेबल स्टूडेंट है, इनको रिकॉर्ड बोलते हैं, जैसे पूरी लाइन है ये 111 ID स्टूडेंट ID का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये इसके बाद में स्टूडेंट ID है, ये ऊपर वाले स्टूडेंट नेम हो गया, एज हो गई और इसके बाद में ID हो गई, ये सब के एट्रीब्यूट है। अब इनको एक एक की रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टपल या रिकॉर्ड किसको कहते हैं, each row in the relation called the tuple. A tuple define a collections of attribute values, so each row in a relation contain unique value. तो क्या करेगा, जो टपल क्या किसको डिफाइन करेगा, कलेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट होंगी जो वैल्यू डिफाइन करते हैं। ईच रो के अंदर रिलेशन कंटेन होता है, यूनिक वैल्यू होती है, वो टपल या रिकॉर्ड कहलाते हैं। एट्रीब्यूट या फील्ड किसको कहते हैं, ईच कॉलम इन द रिलेशन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। जैसे हेडिंग होती है कॉलम की, उसको ही आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। इन द प्रीवियस टेबल वी हैव टेक डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट लाइक स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट एज etc। सेकंड आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। पहले वाला था सिर्फ रिलेशन, टेबल के अंदर यदि रिलेशंस को दर्शाएगा तो उसको हम रिलेशन मॉडल बोलते हैं। सेकंड होता है एंटिटी रिलेशन ER मॉडल। इस मॉडल को किसने डिज़ाइन किया था, पीटर चैन ने
डिज़ाइन किया था। और कब डिज़ाइन किया था? 1976 के अंदर डिज़ाइन किया था। ER मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस with the help of diagram which is known as entity relationship diagram। ER मॉडल किसको डिस्क्राइब करता है? डेटाबेस के डिस्क्राइब करता है हेल्प ऑफ द डायग्राम विच इज नाउन एज द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ER डायग्राम को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद में ER मॉडल इज द डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। जो ER मॉडल होगा वो डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट होगा डेटाबेस का। जो डिज़ाइन बनी हुई है, जो ब्लूप्रिंट होगा, उसको यदि आपका डेटाबेस है तो उसको डिज़ाइन का किससे डिफाइन करोगे? ER मॉडल से डिफाइन कर सकते हो आप इस चीज़ को। इट इज़ बेस्ड ऑन द notion of the real world entity and the relationship among them। ER डायग्राम हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। ER डायग्राम के अंदर आपको डिफाइन करनी होता है, आप फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आती है एंटिटी। एंटिटी हम किसको बोलते हैं? एंटिटी इज रियल वर्ल्ड थिंग्स या ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ए पर्सन, प्लेस, इवन या कॉन्सेप्ट। यदि एंटिटी आप किस चीज़ को बोलोगे? जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर कोई थिंग्स है, पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, इन सब के नाम को आप क्या बोलोगे? एंटिटी बोलोगे। इन ER डायग्राम एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हो एंटिटी को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में सेकंड आता है टीचर, स्टूडेंट, कोर्स ID, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, ETC आर द सम ऑफ द एंटिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स। जैसे हम डेटा लेते हैं, स्टूडेंट की एंटिटी हो गई, वह सपोज करो स्कूल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल ले लिया इसने पूरा, ठीक है। तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट की एंटिटी होगी, टीचर की एंटिटी होगी, क्या पढ़ते हैं, कोर्स की एंटिटी हो गई, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग की एंटिटी हो गई, डिपार्टमेंट हो गई, डिपार्टमेंट एंटिटी होगी। फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके। एंटिटी हैव एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी बिकम टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। एंटिटी एक तरीके के एट्रीब्यूट ही होती हैं कि किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट बन गए तो वो टेबल के अंदर रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टूडेंट हैव रोल नंबर, नेम, एड्रेस। एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स जैसे स्टूडेंट होगा, फिर उसके भी एट्रीब्यूट होते हैं। एंटिटी जैसे टेबल का नेम ही होगा एक तरीके से, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये स्टूडेंट के आगे जो डेटा होते हैं वो बनते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। सेकंड आता है एंटिटी सेट। पहला था एंटिटी क्या होती है, दूसरा होता है एंटिटी सेट क्या होता है। An entity set is the collection of similar type of entity there that share some attributes. A student set may contain all the students of school. A teacher set may contain all the teachers of a school from the all faculties। कि स्टूडेंट हो गए, सेट ऑफ कंटेंट्स स्कूल के हो गए, उसके अंदर क्या करोगे कि स्कूल की फैकल्टीज़ का जो डेटा हो गया तो वो सब कंटेन कर दें, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंटिटी ऑफ सेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या करेगा? सिमिलर जो डेटा होते हैं उसके कलेक्शंस को हम एंटिटी सेट बोलते हैं। कि जैसे टीचर टीचर हो गए वो एक जगह हो गए, स्टूडेंट स्टूडेंट एक जगह हो गए, तो इस तरीके का जो सेट्स बन गए। क्लास हो गई तो वो एक जगह हो गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो वो एक एंटिटी का सेट हो गया, क्लासेस का सेट हो गया। 10 टीचर्स एंड 10 टीचर्स को एक जगह कर दिया तो वो एंटिटी सेट हो गया। अलग अलग टीचर्स हो गए, मैथ का टीचर, उसके टीचर सबका एक सेट बना लिया, तो उसको हम एंटिटी सेट बोलते हैं। उसके बाद में एंटिटी कितने टाइप्स की होती हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। एंटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है वीक एंटिटी, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। द एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की हो, अर्थात किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन कर सके, इसे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वीक एंटिटी होती है उसके पास में कोई की नहीं होती। जो वीक एंटिटी होती है उसकी अपनी पर्सनल कोई की नहीं होती, अर्थात वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, जो अपने
एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसे हम वीक एंटिटी कहते हैं। इसे डबल रेक्टेंगल से प्रेजेंट किया जाता है। इसके एट्रीब्यूट को पार्शियल की कहा जाता है और इन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वीक एंटिटी होती है उसको पार्शियल की भी बोला जाता है और इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड आता है एट्रीब्यूट। पहले हम पढ़ रहे थे एंटिटीज़ के रिगार्डिंग, अब सेकंड पढ़ेंगे हम एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग। एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एट्रीब्यूट आएगा उसको देखेंगे। एंटिटी इज़ द रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या होती है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है, उसको हम एंटिटी रिप्रेजेंट करती है। एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। एट्रीब्यूट किसको डिस्क्राइब करता है? प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटीज को डिस्क्राइब करता है। एट्रीब्यूट आर द रिप्रेजेंट बाय इलिप्स। इलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना, जो इलिप्स होंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एट्रीब्यूट को इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फ्रॉम ईच एट्रीब्यूट देयर आर द एसेट ऑफ परमिटेड वैल्यू कॉल्ड डोमेन, रेंज या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट होंगे उसके अंदर परमिटेड करेंगे वैल्यूज़ को, डोमेन रेंज होगी उसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट का नेम कैन नॉट बी न्यूमेरिक वैल्यू, इट हैज़ द अल्फ़ाबेटिक वैल्यू। ए स्टूडेंट एज कैन नॉट बी नेगेटिव या अल्फ़ाबेटिक, इट हैज़ टू बी ए न्यूमेरिक वैल्यू। जो स्टूडेंट होगा उसकी जो नेम होगा, तो आप किसी भी व्यक्ति का नाम देखते हो तो उसके अंदर कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं आती। जैसे कि 10 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट किसी व्यक्ति के नाम में नहीं आता। तो ये एक पर्टिकुलर डोमेन रेंज डिफाइन है एट्रीब्यूट में। किसी की एज देखोगे तो उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, उसके अंदर ओनली नंबर आएगा। तो यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति की जो उम्र होगी उसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं आता और व्यक्ति का जो नाम होगा उसके अंदर वो डिजिट नहीं आते। तो ये एट्रीब्यूट परमिटेड होते हैं वैल्यूज़ के लिए। अब सबसे पहले सपोज करो एग्जांपल बनाते हैं कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है। तो ये स्टूडेंट एंटिटी होगी, उसके रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये इसकी एट्रीब्यूट होगी। तो एट्रीब्यूट और ये एंटिटी। उसके बाद डाटा एंटर एंटिटी 101 संदीप, ये उसके बाद में जो 2 डेटा इंसर्ट करके इसमें दिखा दी। उसके बाद में सेकंड एट्रीब्यूट आर 2 टाइप्स, सिंपल और कंपोजिट। जो एट्रीब्यूट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल होता है, एक होता है कंपोजिट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट की। दोज एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सब पार्ट। जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पा सकते उस चीज़ को, कि आगे एट्रीब्यूट उसका सब एट्रीब्यूट नहीं बनेगा। जैसे एक स्टूडेंट एज इज सिंपल एट्रीब्यूट, एज को आप आगे नहीं तोड़ पाओगे। किसी ने कह दिया कि आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो आप उसको आगे नहीं गए तोड़ पाओगे कि 3 + 0 में तोड़ दोगे, कि इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। एक नंबर डिजिट में डिफाइन करके दे दी तो वो फिक्स है, वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? दोज एट्रीब्यूट विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट या सिंपल एट्रीब्यूट। उसको आगे सिंपल पार्ट के अंदर और डिवाइड किया जा सके, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। यदि इसको एग्जांपल से समझना चाहें, ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय द इलिप्स कनेक्टेड एन इलिप्स इन द रिलेशनल मॉडल बाय द सेपरेट कॉलम। जैसे आप व्यक्ति का कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, आप देखते हो उसमें आपसे फर्स्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों पूछता है नेम के। तो उसने क्या किया, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है यहाँ पे नेम, उसको आगे फर्दर 3 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। सबसे फर्स्ट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन कौन से? 2 एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यू, जैसे आधार नंबर होता है किसी व्यक्ति का, डेट ऑफ बर्थ होती है, एज होती है, ये सिंपल एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, दोज एट्रीब्यूट विच कैन हैव मोर देन वैल्यू ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइम। जो एट्रीब्यूट उसके अंदर मोर वैल्यू हो, उस एट्रीब्यूट के अंदर, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, ये क्या है?
मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल से देखो कि जैसे फ़ोन नंबर हो गए, ईमेल हो गए, एड्रेस हो गई, ये क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय द डबल इलिप्स इन ईआर डायग्राम। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, एज होगी, ये सिंपल एट्रीब्यूट है। और मल्टी वैल्यू मोबाइल नंबर, एक व्यक्ति के पास दो से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ईमेल आईडी की भी एक व्यक्ति के पास में मल्टीपल हो सकती हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं, उसको डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में दूसरे तरीके से एट्रीब्यूट डिफाइन करें तो स्टोर और डेराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? दोज एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज परमानेंटली स्टोर्ड इन डेटाबेस, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये फिक्स हो गई तो ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब कि जो दो वैल्यू ऑफ द दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ द अदर एट्रीब्यूट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड इलिप्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेराइव्ड वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की, वो रिप्रेजेंट की जाती है दूसरे इलिप्स से, तो इसको हम डॉटेड एट्रीब्यूट बोलते हैं। कि इसके अंदर आप क्या करोगे कि जैसे डेराइव्ड वैल्यू तो होगी कि डेट ऑफ बर्थ होगी, और डेराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एक वैल्यू को दूसरे से कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको डेराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। टीचर वर्क फॉर ए डिपार्टमेंट, जैसे टीचर एक एंटिटी है, टीचर वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। उसके बाद इन दोनों के बीच में वर्क एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, वर्क फॉर, टीचर वर्क फॉर कर रहा है डिपार्टमेंट के लिए, ये इसके बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। ये एंटिटी, इनके एट्रीब्यूट, टीचर के एट्रीब्यूट, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, टीचर की एज, टीचर की सैलरी, ये एट्रीब्यूट हो गए, फर्स्ट लेवल के एट्रीब्यूट हो गए, जिसमें से टीचर आईडी हो गई, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट डिफाइन है इसके अंदर कि जैसे टीचर की आईडी आप इंसर्ट करोगे तो ही वो एट्रीब्यूट जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो इसके जो नीचे डॉटेड लाइन है वो कंपलसरी है, और उसके अंदर एजेस, सैलरी, नेम होगा कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसको आगे और फर्दर डिवाइड किया गया। इसी तरीके से डिपार्टमेंट में जाओगे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम हो गया, और इसकी एंटिटी डिफाइन कर दी, तो इनको एट्रीब्यूट, इनमें रिलेशन, और ये एंटिटी से शो कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर आप डिफाइन करेंगे कि एसोसिएशंस अमंग एंटिटीज़ रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड शेप बॉक्स। यदि एसोसिएशंस अमंग दीज एंटिटीज़ के अंदर हम डिफाइन करें तो रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया हुआ है कि रिलेशन क्या करता है, जब दो एंटिटीज़ को जोड़ता है। जैसे स्टूडेंट इनरोल इन द कोर्स, एक साइड स्टूडेंट एंटिटी होगी, दूसरी साइड कोर्स एंटिटी होगी, और इन दोनों को कनेक्ट करे उसको हम रिलेशन कहते हैं। एसोसिएट करें, दोनों को कनेक्ट करें, तो इनरोल कर रहा है तो यहाँ पे वो इनरोल किसका काम करेगा? रिलेशनशिप का काम करेगा। हियर स्टूडेंट एंड कोर्स आर एंटिटी, इनरोल शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, वह इनके बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। उसके बाद हम देखते हैं ए सेट ऑफ रिलेशनशिप विद द सिमिलर टाइप इज कॉल्ड द रिलेशनशिप सेट। इसके अंदर क्या होगा कि जो सेट ऑफ रिलेशनशिप सिमिलर टाइप्स के डिफाइन करेंगे कि जैसे कि सेट ऑफ रिलेशनशिप हो गए, सिमिलर टाइप के रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट हम समझ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इनरोल द E1, E2, E3 डिपिक्ट। जैसे S1 इज इनरोल इन द C2, S2 इज इनरोल इन द C1, S3 इनरोल इन द C3। तो इससे आप क्या समझोगे? S1, S2, S3, S1 इनरोल हो गए E1 में, S2 इनरोल हो गए E2 के अंदर, S3 इनरोल हो गए E3 के अंदर। अब आगे स्टूडेंट एंटिटी हो गई, इनरोलमेंट रिलेशनशिप, ये तीन रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। S1 किससे कनेक्टेड है? C2 से। जैसे स्टूडेंट 1 कौन सा कोर्स ले रहा है? कोर्स नंबर 2। स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है? कोर्स 1 ले रहा है। स्टूडेंट 3 कौन सा कोर्स ले रहा है? कोर्स 3 ले रहा है। तो यही चीज़ें इनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है अलग। लाइक एंटिटी रिलेशनशिप टू कैन हैव एट्रीब्यूट, दीज एट्रीब्यूट आर कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट।
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट डिग्री हम पढ़ेंगे कितने टाइप की डिग्री होती हैं। द नंबर ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप सेट इज कॉल्ड द डिग्री या रिलेशनशिप सेट। सबसे फर्स्ट आता है यूनिनरी, सेकंड आता है बाइनरी, थर्ड आता है टेनरी और फोर्थ आता है एन एरे। सबसे फर्स्ट यूनिनरी रिलेशनशिप कौन कौन सा होता है। यूनिनरी रिलेशनशिप को हम डिफाइन करें तो डिग्री 1 होती है। एक यूनिनरी रिलेशनशिप इज ओनली वन एंटिटी पार्टिसिपेट इनटू ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन यूनिनरी रिलेशनशिप। जब यूनिनरी रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे यूनिनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा कि जब पार्टिसिपेट करे और उसमें रिलेशनशिप को डिफाइन करना हो और उसकी डिग्री 1 हो तो वो यूनिनरी रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो आप 1 पर्सन इज मैरिड टू ओनली 1 पर्सन, तो वो किसको डिफाइन करेगा, यूनिनरी रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। जैसे पर्सन मैरिड टू पर्सन, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से शादी की तो पर्सन टू पर्सन है, तो पर्सन यहाँ पे एंटिटी होगी और इनके बीच में डिफाइन कर रहा, तो ये यूनिनरी टाइप का रिलेशनशिप है। इसकी डिग्री कितनी है, सिंगल है, सिंगल एंटिटी से कनेक्टेड है। उसके बाद में सेकंड आता है बाइनरी रिलेशनशिप जिसकी डिग्री 2 हो। इसके अंदर क्या होगा, ए बाइनरी रिलेशनशिप इज व्हेन 2 एंटिटी पार्टिसिपेट इनटू ए रिलेशनशिप एंड इज इज द मोस्ट रिलेशनशिप डिग्री। जब इसके अंदर क्या होगा कि 2 एंटिटी इनरोल हो। एग्जाम्पल से समझे कि स्टूडेंट इज इनरोल इन द कोर्स, यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी है और कोर्स एक एंटिटी है, दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पे पर्सन से कनेक्ट हो रहा था तो पर्सन ही एक एंटिटी है। अब पर्सन के लिए दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से शादी करना चाह रहा है, तो पर्सन की तो एक टेबल वो बनी हुई है, एंटिटी बनी हुई है, तो उसके अंदर दोनों रिकॉर्ड हैं और सेम श्योर हैं। यहाँ पे कोर्स एक अलग है और स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है, दोनों की अलग अलग टेबल बनी हुई है, तो इनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है, इनरोल कर रहा, तो इसकी जो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड आ गया टर्नरी रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होगा कि ए टर्नरी रिलेशनशिप इज व्हेन 3 एंटिटी पार्टिसिपेट इनटू ए रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप कब होगा, जब 3 एंटिटी पार्टिसिपेट करें रिलेशनशिप के अंदर। जब 3 एंटिटी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बनेगा, टर्नरी रिलेशनशिप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझे कि द यूनिवर्सिटी माइट नीड टू बी ए रिकॉर्ड विच टीचर टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स। जिसके अंदर क्या होगा, यूनिवर्सिटी में नीड होगी रिकॉर्ड के अंदर कि टीचर टॉट कर रहा कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। सबसे फर्स्ट एक साइड हो गई कोर्स, दूसरी साइड हो गई सब्जेक्ट और थर्ड हो गई टीचर। तो 3 यहाँ पे एंटिटी होगी और तीनों के बीच में जो एक कॉमन रिलेशनशिप क्रिएट करता है, तो तब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3rd हो जाएगी। चौथा पार्ट आता है एन एरे रिलेशनशिप जिसकी डिग्री n हो। Where there are the n entity set participate in the relationship is called an array relationship। तो ये बताया गया है कि डिग्री कितनी भी हो सकती है इसके अंदर। यदि एक ही पॉइंट पे मल्टीपल रिलेशनशिप डिफाइन हो, एंटिटीज के बीच में डिफाइन हो, तो तब एन एरे रिलेशनशिप जनरेट होता है और इसकी जो डिग्री होती है वो n होती है। नेक्स्ट आता है मैपिंग कार्डिनलिटीज़, कि आप एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से कैसे कनेक्ट करोगे, उसको हम बोलते हैं मैपिंग करना। कार्डिनलिटीज कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से करोगे। सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर नंबर ऑफ द एंटिटीज विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाय द अदर रिलेशनशिप। तो इसके अंदर आप देखोगे मैपिंग कार्डिनलिटीज के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखोगे इसके अंदर 1 to 1 और सेकंड आप इसके अंदर देखोगे 1 to many।
1-to-1 मैपिंग आप देखोगे तो इसके अंदर जैसे कि एक को एक से कनेक्ट करोगे, दूसरा होगा 1-to-many, मतलब कि एक को दूसरे से आपने कनेक्ट किया। many-to-one के अंदर क्या होगा कि बहुत सारों को एक से कनेक्ट किया, और many-to-many बहुत को बहुत से कनेक्ट किया। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे 1-to-one। वन एंटिटी ऑफ ए सेट इज एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी ऑफ बी, तब इसको हम बोलते हैं 1-to-one एंटिटी। एग्जाम्पल से वन डिपार्टमेंट हैज़ ए HOD, एक डिपार्टमेंट है उसका एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो एक एंटिटी सेट है ए और एसोसिएटेड है बी, तो A1 डिपार्टमेंट का हेड एसोसिएटेड है B1 डिपार्टमेंट से, A2 डिपार्टमेंट का हेड एसोसिएटेड है B2 से। तो सिंगल कनेक्टेड है, कोई भी एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि A3 को B2 से कर देता, तो अब ये मल्टीपल से सिंगल कनेक्टेड हो गए। इस तरीके से many-to-one हो जाता है। आगे हम चलते हैं, जैसे 1-to-many, ए एंटिटी सेट ऑफ एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ द एंटिटी ऑफ बी। जैसे A1 डिपार्टमेंट है और वो का हेड किन दो डिपार्टमेंटों से B1 और B2 दो से कनेक्टेड है, तो 1-to-many टाइप हो गई। वन डिपार्टमेंट हैव मैन फैकल्टीज़, जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है और ये इनकी फैकल्टीज़ है। डिपार्टमेंट हैज़ फैकल्टीज। थर्ड केस बनता है many-to-one। एन एंटिटी सेट इज एसोसिएटेड विद ए मोस्ट ऑफ द एंटिटी इन द बी, दिस इज कॉल्ड द many-to-one टाइप्स। अब इसके अंदर आप करोगे कि A1 A2 हो गया, ये कनेक्टेड कर दिया B1 से, कि मैनी फैकल्टीज कनेक्टेड टू A1 डिपार्टमेंट। उल्टा कर दो उसी एग्जाम्पल को, तो वो क्या बन जाएगा, many-to-one की सिचुएशन बन जाएगी। मैनी फैकल्टीज वर्क इन द वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द many-to-one की सिचुएशंस। फैकल्टीज वर्क इन द डिपार्टमेंट, सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी फैकल्टीज काम कर सकती हैं। उसके बाद में चौथा टाइप्स आता है many-to-many। मैनी एंटिटीज आर द एसोसिएटेड विद द मैनी एंटिटीज ऑफ बी, ए एंटिटी एसोसिएटेड विद द मैनी एंटिटीज ऑफ बी and the entities in the B is associated with the many entities of A, कि B की एंटिटीज A के साथ में एसोसिएटेड हैं और A की एंटिटीज B के साथ में एसोसिएटेड हैं। तो जब दो एंटिटीज़ को आप मिला दो, जैसे many-to-one को और one-to-many को मिला दोगे तो many-to-many बन जाएगा। अब इसके अंदर जैसे 1-to-one है और many-to-one कर दो इसको, और इसी को many-to-one कर दो, और ये कंडीशन दोनों साइड अप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, many-to-many बन जाएगा। तो एक साइड तो many-to-one हो गया और 1-to-many हो गया, वन से many से कनेक्ट कर दिया, तो ये इसको हम बोलते हैं many-to-many की सिचुएशन। यदि एग्जाम्पल से हम देखना चाहिए इसको, तो many एम्प्लॉय वर्क इन द many प्रोजेक्ट इज एम्प्लॉय वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इज many-to-employ हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे की इन द DBMS। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ी थोड़ी की के रिगार्डिंग पढ़ा था, अब हम डिटेल में उसको कमांड के साथ में कैसे यूज़ करेंगे उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। की इज यूज द यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड या रो ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेबल्स। ये क्या काम करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, जो डेटा होते हैं रो के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। किसी रिलेशंस अथवा टेबल में एक टपल अर्थात रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई रिलेशंस हो गए उसके अंदर कोई टेबल में कोई टपल रिकॉर्ड हो गए, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई आपको करना हो रिकॉर्ड को, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, रिलेशन का इसका यूज़ करते हैं। जो रिकॉर्ड होता है उसके लिए हम की का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया। स्टूडेंट होगा उसका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस। कस्टमर अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस हो गया। तो ये हमने क्या बना दिए, कस्टमर 3 डेटाबेस बना दिए। अब इसके अंदर की एट्रीब्यूट कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट की एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन दैट आर द पार्ट ऑफ द की इज कॉल्ड द की एट्रीब्यूट।
जो पार्ट होते हैं की के, तो वो की एट्रीब्यूट कहलाते हैं। दोज आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी एट्रीब्यूट। ये क्या होते हैं कि प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, की के प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। नॉन की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट विच आर नॉट इज द पार्ट ऑफ द की आर कॉल्ड द नॉन की एट्रीब्यूट। इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सबसे फर्स्ट की एट्रीब्यूट होगा, सेकंड होगा नॉन की एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट विच आर नॉट इन द पार्ट इन द कॉल्ड द नॉन की एट्रीब्यूट। इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर क्या होगा, नॉन की एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होगा कि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के पार्ट। थर्ड होगा सुपर की। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट देन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नाउन इन सुपर की। सुपर की के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा, उसको यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नाउन एज सुपर की। एडिंग जीरो या मोर एट्रीब्यूट्स टू दोज कैंडिडेट की जनरेटिंग द सुपर की। इसके अंदर क्या होगा कि जब जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की को जनरेट किया जाएगा, वो सुपर की का ही पार्ट होगा। ए कैंडिडेट की इज ए सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कि कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है पर इसका उल्टा हो ये ज़रूरी नहीं। सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ सुपर की को आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 की पावर टोटल एट्रीब्यूट में से कैंडिडेट एट्रीब्यूट घटा दो तो टोटल सुपर की का फाइंड आउट कर जाता है। सबसे कम होती है प्राइमरी की, ठीक। प्राइमरी की कोड पार्ट होता है, उसके बाद आता है तो इसको हम उल्टा लेके चलते हैं। सबसे टोटल की होती हैं, उसमें से एक ऐसा सेट चुना जाए कि उसको डिफाइन कर सके पर्टिकुलर को, तो उसको हम बोलते हैं सुपर की। जो डेटाबेस को डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं सुपर की। सुपर की में से एक ऐसा की एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाए कि उसको जो रिकॉर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई कर सके, तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से एक ऐसी की आनी चाहिए जो उस रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली उसको जो जनरेट करने के लिए सब कंपलसरी होगी, कि मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसी की होगी जिसको उस पर कंस्टेंट होंगे कि वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। यदि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो सबसे कोर पार्ट आता है प्राइमरी की। किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए आपको प्राइमरी की आपके पास होना कंपलसरी है। प्राइमरी की किन से मिलके बनेगी, कैंडिडेट की। जैसे प्राइमरी की के डाटा डाल दिए तो उसके बाद में और एट्रीब्यूट के डाटा हम डालेंगे किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तब हम कैंडिडेट की यूज़ करेंगे। और उसके बाद में रिकॉर्ड के और डेटा होते हैं तब हम सुपर की से बनते हैं। अब इसको आप देखोगे एग्जांपल से, जैसे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। यहाँ पे 3 कॉलम बना दिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज। यदि एम्प्लॉय आईडी आप खाली छोड़ दोगे तो उसके बाद में एम्प्लॉय के नेम व्यक्ति की इक्वल हो सकती है, एज इक्वल हो सकती है, पर एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती। किसी भी कंपनी में आप देखोगे एक व्यक्ति की एम्प्लॉय आईडी दूसरे व्यक्ति की एम्प्लॉय आईडी से कभी नहीं मिलती। उसमें भले ही एक ही डिजिट का डिफरेंस हो, लेकिन होता ज़रूर है। सबसे फर्स्ट सुपर की कैसे बनते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय आईडी होगी एक। उसके बाद में इस को आइडेंटिफाई करने के लिए एम्प्लॉय आईडी और नेम का यूज़ करो आप दोनों का। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी एज का यूज़ करो आप, और आप एम्प्लॉय आईडी के साथ में एम्प्लॉय आईडी नेम एज का यूज़ करो, तीनों का यूज़ करो। तो ये ऑल फोर टोटल क्या हो गई, सुपर की हो गई। अब ऐसे नहीं बना सकते कि आप इन दो का कॉम्बिनेशन बना के, कि मतलब कि आप एम्प्लॉय आईडी उसमें से ले ही नहीं रहे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी सबके साथ जाएगी। और एम्प्लॉय आईडी का किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा वो ही सुपर की को डिफाइन करेंगे। तो इसमें कैंडिडेट की केवल कौन सी होगी, एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की होगी यहाँ पे, और उसी का प्राइमरी की बोल सकते हो यहाँ पे। या आप जैसे कि यहाँ तो यूनिकली है, यदि किसी दो व्यक्तियों की नाम सेम हो जाए तो आप दो को मिला के कैंडिडेट की बनती है। जैसे यहाँ पे भी संदीप हो जाए तो एम्प्लॉय आईडी तो यहाँ पे हमेशा ही कैंडिडेट की होगी, क्योंकि वो तो यूनिक आएगी। सबसे फर्स्ट कैंडिडेट की चलते हैं।
द मिनिमल सेट ऑफ द एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल रिकॉर्ड रो ऑफ ए डेटा इज नाउन एज ए कैंडिडेट की। तो ये क्या काम करते हैं कि मिनिमल सेट होता है एट्रीब्यूट्स का, क्या क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो टपल्स या रिकॉर्ड होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन द रिलेशन, कि यहाँ पे एक रिलेशन के अंदर एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। द कैंडिडेट की कैन बी सिंपल हैविंग ओनली वन एट्रीब्यूट या कंपोजिट हैविंग मोर देन वन एट्रीब्यूट एज वेल। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक कैंडिडेट की होगी, उसके अंदर सिंपल वन एट्रीब्यूट होगा या कंपोजिट हैविंग द मोर देन वन एट्रीब्यूट एज वेल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम किससे डिफाइन करोगे कि कैंडिडेट की सिंपल हो सकती है, उसके साथ में कंपोजिट की भी यूज़ की जा सकती है। ए नंबर ऑफ कैंडिडेट की इन रिलेशन इज़ डिफाइन, कि एक डेटाबेस के अंदर कितनी कैंडिडेट की हैं उसको कैसे डिफाइन करोगे, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एन सी फ्लोर n/2 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक रिलेशन है, उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट हैं R A B C D E, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी हो जाएंगी 5C फ्लोर 5/2 10 हो जाएंगे। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जैसे आपने ले लिया NC के फैक्टोरियल n को डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल n-k से फैक्टोरियल k, NC के n कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस आपने पढ़ा होगा, NP के इस तरीके से भी हो सकता है, NC की, इन दो के फॉर्मूले हो गए। ठीक, तो हम किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कर रहा है कि कैंडिडेट की, तो फैक्टोरियल इसका जो विस्तार करोगे आप डिटेल ऑफ एक्सपेंशन, तो ये हो गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन हो गए। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 5 कैंडिडेट की है आपके पास में, 5 का फैक्टोरियल 5 - 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 5 का फैक्टोरियल आप करोगे इसको पूरा डिटेल से, यहाँ पे बच गया 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया 2 1, और 3 से 3 कट गया, इससे 2 टाइम्स कट गया, और इसकी वैल्यू आ गई 10। तो इसका जो टोटल कैंडिडेट की होंगी इसके अंदर कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। अब कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने का तरीका हम पता करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द गिवन रिलेशंस। जो रिलेशन होगा उसके अंदर जो एसेंशियल एट्रीब्यूट होंगे उसका हम पता करेंगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द RS, जो राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट ना कर सके उसको हम पता करेंगे एनी रिलेशंस फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर। एसेंशियल एट्रीब्यूट आर दोज हैव पार्ट ऑफ द एवरी कैंडिडेट की, जो क्या होंगी किसी भी एसेंशियल रिलेशन होंगे उसके पार्ट होंगे कि वो उसके अंदर दूसरे के अंदर वो ना कर सकी, कि सबसे फर्स्ट एक का पार्ट होगा एक और दूसरे के अंदर दूसरे का पार्ट होगा, तो उसको कैंडिडेट की के अंदर एसेंशियल होगा। दिस इज द बिकॉज दे कैन नॉट बी डिटरमाइन द अदर एट्रीब्यूट्स, जिसको हम दूसरे के द्वारा डिटरमाइन नहीं कर सके उस एट्रीब्यूट को। सबसे फर्स्ट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लेट्स आर अपने पास में 6 की दे दी, उसके बाद में रिलेशनशिप इसके फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड में बता दी और राइट हैंड साइड में बता दी। ए का रिलेशन है बी के साथ में, सी का डी के साथ में, डी का ई के साथ में डिपेंडेंसी। ठीक, हैंस द एट्रीब्यूट विच आर नॉट इन द प्रेजेंट और राइट साइड। अब राइट साइड में क्या क्या नहीं रिप्रेजेंट है, बी ए नहीं है, पहले बी है, सी नहीं है, और डी है, ई है और एफ नहीं है। तो यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट हो जाएंगे ACF, तो ये कैंडिडेट की बन जाएगी। ACF एक कैंडिडेट की बन जाएगी इस रिलेशन के लिए। तो किसी रिलेशन के अंदर कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए कि राइट जो रिलेशंस के राइट हैंड साइड में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो। अब इस यहाँ पे D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, तो ये D खारिज हो जाएगा, ये उसके अंदर कैंडिडेट की के अंदर काउंट नहीं होगा। इस तरीके से जो यहाँ पे जैसे F है, F न इधर है न इधर है, तो F को किसी में काउंट किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप 2, क्या होगा इसके अंदर द रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशंस आर नॉन
एसेंशियल एट्रीब्यूट, जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट होंगे वो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट कहलाएंगे इसके अंदर। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट बी डिटर्न बाय यूजिंग द एसेंशियल एट्रीब्यूट, क्योंकि उसको डिटरमाइन किया जाता है एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से। नाउ फॉलोइंग टू केसेज आर पॉसिबल, अब दो केस पॉसिबल हैं इसके इस सिचुएशन के अंदर। सबसे फर्स्ट पहला केस है, इफ़ ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट टुगेदर कैन डिटरमाइन ऑल रिमेनिंग नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट देन का कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट इज़ द कैंडिडेट की। पहला केस है कि जब ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर साथ में हम डिटरमाइन करेंगे तो रिमेनिंग ऑल नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन होगा वो एट्रीब्यूट्स का नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट का जो कॉम्बिनेशन होगा रिमेनिंग का कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट की कहलाएगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द कैंडिडेट्स की। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। इफ़ ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट टुगेदर कैन नॉट बी डिटरमाइन द ऑल रिमेनिंग नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट देन द सेट ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट एंड सम नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट विल बी कैंडिडेट की। इन दिस केस मल्टीपल कैंडिडेट की आर पॉसिबल। इस सिचुएशन के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल है कि यदि एसेंशियल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिटरमाइन कर पाने में हम सक्षम नहीं है तो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट देन द सेट ऑफ द सम ऑफ द नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि जो मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल हो जाएंगी कि एक साइड में भी हो और दूसरी साइड में डिफाइन नहीं हो, तो उस कंडीशंस को इसमें बताया गया कि मल्टीपल कैंडिडेट की जनरेट हो जाएंगी। जैसे ऐप था, दोनों के अंदर नहीं डिफाइन था तो वो मल्टीपल की सिचुएशन के अंदर आ गए, तो उसको हम कैंडिडेट की के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता प्राइमरी की। देयर कैन बी मोर वन कैंडिडेट की इन द रिलेशंस आउट विच वन ऑफ द कैन चोजन इन द प्राइमरी की, कि जब आपके पास में मोर देन वन कैंडिडेट की उसमें से भी आपको चूज करनी हो एक प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिक होती है, किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पैन नंबर, पासवर्ड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी होगी प्राइमरी की होगी, पैन नंबर होगा पासवर्ड की वैल्यू नल हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि एम्प्लॉय आईडी उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, सपोज करो पैन नंबर और पासवर्ड की वैल्यू नल हो सकती है यहाँ पे एग्जाम्पल से। आगे इनको डिटेल से हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट्स कब कौन सी प्राइमरी की बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि प्राइमरी की क्या होती है कि उसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो उसकी वैल्यू तो आपको पुटअप करनी ही करनी है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। यदि कंपनी में आप कर्मचारी हो तो आपकी एम्प्लॉय आईडी तो ज़रूर होगी, आपका नाम भले ही उसके अंदर चढ़ा हुआ हो या ना हो, पर आपकी एम्प्लॉय आईडी है तो ही आप कर्मचारी कहलाओगे उसके। अल्टरनेट की सेकंड आता है, अल्टरनेट की के अंदर क्या हो, द कैंडिडेट की देन अदर देन द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। जो कैंडिडेट की के अलावा जो प्राइमरी की हुई उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हो कि प्राइमरी की के अलावा जो का कीज होगी उसको हम अल्टरनेट की कैटेगरी में पुटअप करेंगे। फॉरेन की इज यूज्ड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यदि आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फॉरेन की यूज़ करोगे। तो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, द फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज इन द पॉइंट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। तो फॉरेन की किसको एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप के अंदर बिटवीन टेबल्स में, तो फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज द पॉइंट द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल को यूज़ करता है, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। अब फॉरेन की को समझते हैं। फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, फॉरेन की कंपल्सरी नहीं कि उसकी वैल्यू होनी ही चाहिए। एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, एक टेबल में एक से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल से ये मैंने पहले भी समझाया फर्स्ट पार्ट में, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम हो गए, तो ये इनके एट्रीब्यूट होगी। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट नेम चढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट
की टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर चढ़ा रहे हो, तो वो दोनों के लिए डिपार्टमेंट तो सेम है, पर यहाँ पे ये प्राइमरी की का काम कर रही है और यहाँ पे ये फॉरेन की का काम कर रही है। यही एट्रीब्यूट है, यही भी एट्रीब्यूट है। इसको इससे लिंक कर दिया, रिलेशन बना दिया एंटिटी ER मॉडल से, ER रिलेशनशिप मॉडल से, इनके बीच में रिलेशनशिप आपने डिफाइन कर दी। तो अब इसकी वैल्यू आप नल छोड़ सकते हो कि इसके अंदर आप डिपार्टमेंट नंबर नहीं भरोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने कोई डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो वहाँ पे आपको उसके डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो डिपार्टमेंट नंबर भरना ज़रूरी है उसका। जैसे डिपार्टमेंट आप नेम जनरेट करोगे तो उसका डिपार्टमेंट नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसका बना दोगे या मैनुअली डिसाइड कर दोगे, ऑटोमेटिक से करोगे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो एक की जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है तो एक की तो वो प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट की है प्राइमरी की है, और यहाँ की ये फॉरेन की, ये नॉर्मल सा की है और उसको फॉरेन की से डिफाइन कर देती है रिलेशनशिप डिफाइन करने से। अब इसी थ्योरेटिकल बता द रिलेशन विच हैव टू बी रेफरेंसेस फॉर द रेफरेंस्ड relationship, the corresponding attribute is called the referenced attribute and the relationship which refer to the referenced relationship is called the referencing relationship and the corresponding attribute is called the referencing attribute। तो इसके अंदर ये क्या काम कर रहा है कि एक तो रेफरेंसिंग कर रहा है और दूसरा रेफरेंस्ड हो रहा है इसके अंदर, ठीक। तो इसी के रिगार्डिंग बताया कि एक रेफरेंस करेगा जो रेफरेंस रिलेशनशिप कहलाएगा और उसके अंदर एक रेफरेंसिंग करेगा रिलेशनशिप को तो वो क्या कहलाएगा, रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट कहलाएगा। द रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑफ द रेफरेंस रिलेशनशिप शुड बी द प्राइमरी की टू इट। जो रेफरेंस एट्रीब्यूट होगा वो रिलेशनशिप को वो किसको डिफाइन करेगा, प्राइमरी की को डिफाइन करेगा। अगर रेफरेंसिंग टेबल में कोई एट्रीब्यूट यूज हो रहा है तो उसे हम रेफरेंस टेबल से डिलीट नहीं कर सकते। जब रेफरेंसिंग टेबल में कोई एट्रीब्यूट यूज हो रहा है तो रेफरेंस टेबल से डिलीट नहीं कर सकते उसको, कि सपोज करो कि किसी टेबल में एट्रीब्यूट यूज हो रहा हो तो रेफरेंस टेबल से उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो यही बता रहा है कि मतलब कि यहाँ पे कोई यूज किया जा रहा है तो इसको यहाँ से फिर वो डिलीट करना चाहिए उस रिकॉर्ड को, वो डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं यूज़ हो रहा, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट, द सेट ऑफ द ऑल एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम द एट्रीब्यूट सेट ऑफ इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट सेट। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट के अंदर क्या होगा कि एट्रीब्यूट सेट होगा उसको फंक्शनली डिटरमाइन किया हो, एट्रीब्यूट सेट इज कॉल्ड द क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट के अंदर डिफाइन करोगे तो इसके अंदर किससे डिनोटेट करोगे, उसको x प्लस से डिनोटेट करोगे। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझना चाहें, एक रिलेशनशिप है ABCDEFG विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फाइंड आउट क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट A। तो इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास में कोई रिलेशनशिप दे रखा है और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, ये उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है और इसके अंदर आपको क्लोजर एट्रीब्यूट आपको फाइंड आउट करके देना है इसका, ठीक है। सबसे फर्स्ट ए है उसका क्लोजर एट्रीब्यूट्स। अब एक ए है तो उसका ए से तो रिलेशन होगा ही होगा, ए डिपेंडेंट है बी सी पे, तो इससे इसका क्लोजर एट्रीब्यूट बन जाएगा ABC। और उसके बाद में यदि BC डिपेंडेंसी है DE तो ABC तो यहाँ से है ही, यदि B और C दोनों इसके अंदर हैं तो D और E भी इसके अंदर आ जाएंगे। चौथा D के अंदर F है, ABCD यहाँ से E तक यहाँ से है और D इसके अंदर है तो F भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट उसके अंदर आपको दे रखा है ABCDEF और CF इसके अंदर है तो G भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ए का क्लोजर बन गया। इसी तरीके से क्लोजर ऑफ डी आपको फाइंड आउट करना है। तो डी का रिलेशन किसके साथ में, डी के साथ में, तो डी का डी के साथ तो होता ही है और यदि डी है तो एफ के साथ होगा, तो डी और एफ का हो जाएगा। अब इसके अलावा डी और एफ किसके अंदर है, इन बाकी के अंदर है, कहीं पे नहीं है,
सी और एफ है तो सी इसके अंदर नहीं है तो जी इसका रिलेशनशिप नहीं डिफाइन होगा। इसी तरीके से क्लोजर एट्रीब्यूट हो बी सी है तो बी सी का बी सी के साथ तो ज़रूर होगा, और बी सी का डी ई और दिए रखा तो बी सी का डी ई के साथ भी होगा, और डी आ गया तो डी का किसके साथ है, एफ के साथ में यहाँ पे दे रखा है तो एफ हो जाएगा, और सी और एफ इसके अंदर आ गए तो जी है तो जी भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन एक के साथ में वापस नहीं हो पाएगा क्योंकि बी सी इसके अंदर है पर ये रिलेशन ए की डिपेंडेंसी है बी सी पे, बी सी की डिपेंडेंसी ए पे नहीं है तो ए इसमें नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से क्लोजर एट्रीब्यूट डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंसीडर द रिलेशनशिप आपको दे रखा आर ए बी सी डी एफ जी एच ए के एल एम एन एंड द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखा है। ये आपको फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है और आपको पूछ रहा है व्हाट द की ऑफ फॉर आर, किसके आप की डिफाइन करके बताओ आर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन कौन सी हो जाएंगी, इससे आप डिफाइन करोगे इस साइड वाली साइड से, जो इस साइड जो आगे उनको हटा दोगे आप, तो इस एसेंशियल एट्रीब्यूट आपके पास में आया ई एफ एच। अब इसको आप क्लोजर फाइंड आउट करोगे, इसका ई एफ एच तो हो ही गया, अब इनको आप मिलाओगे, ई और एफ है तो जी आ जाएगा इसके साथ में, ई और एफ है तो जी आ गया और एच। उसके बाद में नेक्स्ट रिलेशनशिप है एफ है तो आई जी आ जाएगा, एफ से आई जे भी इसके, ई एफ जी एच आई जे भी इसके अंदर आ जाएगा। सेकेंड रिलेशन से ई एच है तो के एल आ जाएगा, ई और एच दोनों हैं तो के और एल भी इसके साथ आ जाएगा, के है तो एम आ जाएगा, के इसके अंदर है तो एम भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एल है तो एन आ जाएगा, तो एल है इसमें तो एन डिफाइन हो जाएगा, तो ये पूरा रिलेशनशिप ये बन जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन बन जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट की 1 इज़ द ई एफ एच और नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की 2 की पावर टोटल एट्रीब्यूट माइनस एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो उसके अंदर टोटल पॉसिबल की कौन सी हो जाएंगे, 2 की पावर टोटल एट्रीब्यूट्स हो गए और उसमें से एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आपने घटा दी। तो टोटल एट्रीब्यूट आप काउंट करोगे तो कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ई से लेके एन तक टोटल 10 एट्रीब्यूट हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से हैं अपने पास में, जो कैंडिडेट की बोलते हैं हम 3 आए, तो 10 में से 3 घटा के दोगे तो कितने बचे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मान कितना होता है 128। तो टोटल सुपर की कितनी बन जाएंगी इसके लिए, कैंडिडेट की कौन सी होगी इसके लिए, ये वाली कैंडिडेट की होगी, एसेंशियल एट्रीब्यूट ये कैंडिडेट की कहलाएगी और ये टोटल सुपर की संख्या कहलाएगी। तो इस तरीके से आप कैंडिडेट की और सुपर की फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।